अध्याय 15। सू यूंग की अवाक रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिया हाओ ने वास्तव में ये स्वीकार किया है। आंटी सू, मुझे पता है कि आप नाराज या निराश हो सकती हैं। हालांकि मुझे ये बात अपने सीने से निकाल देनी चाहिए। जिया हाओ का चेहरा नीचे की ओर झुक गया और वह आगे बोला, आंटी सू, क्या आपको याद है कि उस पार्टी में मुझे नशा दिया गया था? उस दिन के बाद मुझे लगा कि मैं ठीक से हंसमैथुन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था, सोच रहा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। और फिर एक सुबह मुझे लगा कि मेरी पैंट बहुत चिपचिपी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस रात अपने सपनों में आंटी सू को देखा था। जिया हाओ ने आगे बोलने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। और मैं इतनी उत्तेजित थी, मैंने पहले कभी ऐसी भावनाएं महसूस नहीं की थी। मैं बहुत खुश थी, मैं और आंटी सू। हाँ, ये किसी भी पोर्न वीडियो से ज्यादा कामुक और आनंददायक था जो मैंने कभी देखा है। मुझे एहसास हुआ कि रात हो चुकी है। मैं घबरा गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और उस दिन से मैंने तुम्हारे बारे में सोचते हुए हंसमैथुन करने की कोशिश की, आंटी सू। आज रात मैंने भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुझे मुझे बहुत घिनौना लगा। हाओ मुझे क्या कहना चाहिए? सू युंकी ने आह भरी, सोच रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। हालांकि वह जिया हाओ के मूड को खराब नहीं होने देना चाहती थी। हाओ तुम्हें पहले शांत होना चाहिए। तुमने जो किया वह अजीब या घिनौना नहीं था। सू युंकी ने शांत स्वर में कहा, उत्तेजित जिया हाओ को शांत करने की कोशिश करते हुए। मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि तुम बड़ी हो रही हो, हाओ किशोरावस्था के हार्मोन बहुत भ्रामक हो सकते हैं। हालांकि तुम्हें उन्हें अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। नहीं आंटी सू, मैं तुम्हारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। मुझे मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। जिया हाओ ने अपने आंसू पोंछते हुए सूंघते हुए पीछे मुड़कर जाने के लिए कहा। मैं अपना दयनीय चेहरा तुम्हें दिखाने के लिए सहन नहीं कर सकता। हाओ मत करो। सू युंकी घबरा गई, उसे डर था कि कहीं जिया हाओ कुछ गलत कदम न उठा ले। वह जिया हाओ को रोकने के लिए उसके हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। आंटी सू, कृपया मुझे जाने दो। हाओ चुपचाप निकल जाओ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सू युंकी चिल्लाए। हालांकि जिया हाओ ने फिर भी उसे अपनी पीठ के बल पर मुंह करके देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखाने दिया। हाओ पीछे मुड़ो, क्या तुम कुछ छिपा रही हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता आंटी सू, यह अजीब होगा। हाओ जब भी तुमने मुझसे कुछ करने के लिए कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया। चाहे वह जैद नीलामी हो या लिन परिवार की पार्टी, मैंने हमेशा तुम्हारी बातों पर भरोसा किया। फिर भी तुम अपनी आंटी सू पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें दरकिनार कर दूंगी? सू युंकी ने मात्रवत शक्ति के साथ जिया हाओ को पीछे से गले लगाते हुए कहा। वह जिया हाओ के कांपते शरीर को महसूस कर सकती थी, शायद शर्म और नफरत से। सब ठीक है, शांत हो जाओ और मेरी तरफ देखो, उसने धीरे से जिया हाओ के सिर को सहलाते हुए कहा और उसे घुमाने के लिए कहा। आंटी सू, जिया हाओ ने गहरी सांस ली और अपना सिर नीचे करके सू युंकी की तरफ मुड़ गया। सू युंकी के गाल लाल हो गए और वह चौंक गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि जिया हाओ उसका सामना क्यों नहीं कर रही थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ, आंटी सू, जिया हाओ ने अपने पैंट में बड़े तंबू को छिपाने की कोशिश की और माफी मांगने वाली आवाज में बोला। हालांकि ये बहुत दर्द कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म लोहे की रॉड लगी हुई है। और मेरी पैंट पर रगड़ने से ये बस चीजों को और खराब कर रहा है। और मेरी गेंदें, ऐसा लग रहा है जैसे यह अंदर से मुड़ रही है और खींच रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह पहले स्खलन करने में असमर्थ था? यह एक अच्छा संकेत नहीं है। सू युंकी ने जब ये सोचा तो घबरा गई। नहीं, जिया हाओ का लिंग, मेरा मतलब है, मर्दानगी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तेजित होना और स्खलन न कर पाना, क्या होगा अगर इसे कोई छिपी हुई चोट रह जाए? ब्लू बॉलिंग कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यह मामला अपने हाथों में लेना चाहिए। सू युंकी ने जिया हाओ को देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसने उसके बालों को सहलाया और नर्म आवाज में बोली, हाओ अपनी पैंट उतारो। क्या? जिया हाओ हैरान थी, उसने हैरान भाव से सू युंकी को देखा। आंटी सू, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? हाओ सू युंकी ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले आपकी इच्छाओं को शांत नहीं किया है, हाओ लेकिन यह अलग था। उस समय मुझे नशा दिया गया था। जिया हाओ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यह ऐसा लगता है कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ, आंटी सू। ठीक है जिया हाओ, आपको अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे आपके लिंग को कुछ नुकसान हो सकता है। हाँ, मुझे मुझे सच में खेद है, आंटी सू, मैं बिल्कुल भी अच्छा बेटा नहीं हूँ। जिया हाओ ने हाँफते हुए धीरे धीरे अपनी पैंट नीचे खींची, जिससे उसका खड़ा लिंग दिखाई देने लगा। सू युंकी ने जिया हाओ के शानदार पुरुषत्व को देखा, जो एक मूर्ति की तरह बिल्कुल सही आकार और आकृति का था। नहीं, यह अजीब है। यह पिछली बार जब मैंने इसे देखा था उससे बड़ा है। क्या किसी के लिए यह चीज उगाना संभव है? सू युंकी ने मुंह में लार भरी और धीरे धीरे उसे छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उसकी उंगलियां जिया हाओ के लिंग के चारों ओर लिपटी, वह जलते हुए मांसल लिंग को उत्सुकता से धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। यह इतना सुंदर और मर्दाना लिंग है। सू युंकी महसूस कर सकती थी कि उसके अंदर दबी हुई इच्छाएं ज्वालामुखी की तरह फूट रही हैं। जिया हाओ को देखते हुए वह धीरे धीरे मुस्कुराई। जब सू युंकी ने जिया हाओ के लिंग को धीरे धीरे और स्थिर रूप से सहलाना शुरू किया, तो वे दोनों बिस्तर पर बैठ गए। आंटी सू, मुझे बहुत खेद है, लेकिन यह उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हाओ ये तुम्हारी गलती नहीं थी। सू युंकी ने अपने होठों को काटा और तेजी से स्ट्रोक करना शुरू कर दिया। आंटी सू, चाचा के जाने के बाद आप बहुत अकेली हो गई होंगी, है ना? जिया हाओ ने आंटी सू को देखते हुए हल्के से सांस ली। सू युंकी ने जिया हाओ का सवाल सुनकर रुक गई। जिया हाओ ने आंटी सू को देखा और आह भरी। मैंने सोचा था, चाची सू द्वारा गोद लिए जाने के बाद मैं एक ऐसा आदमी बनूंगा, एक स्तंभ जो सू परिवार का समर्थन करेगा, एक दीवार बनकर जो आपकी जिंग और बड़ी बहन लैन की रक्षा करेगी। फिर भी सोचने पर मैंने सोचा कि मैं चाचा की जगह ले सकता हूँ। हाँ, मैं कितना मूर्ख और कृतघ्न कमीना हूँ। हाओ अब ऐसी बातें मत सोचो। सू युंकी ने जिया हाओ के होठों पर अपनी उंगली दबाई, जिससे वह चुप हो गया।
अब बस आराम करो और आनंद लो, बहुत अधिक तनाव मत लो और बस अपनी दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालो। जैसे जैसे सू युंकी की हरकतें तेज होती गईं, जिया हाओ और भी ज्यादा सांस लेने लगी। आह आंटी सू, मैं झड़ रहा हूँ। सू युंकी देख सकती थी कि जिया हाओ की छड़ी से बहुत सारा सफेद तरल पदार्थ निकल रहा था, सफेद धागे की तरह, जो धीरे धीरे उसके हाथों को एक मोटे गर्म लोशन की तरह ढक रहा था। स्खलन कुछ सेकंड तक जारी रहा जब तक कि यह कम नहीं हो गया। वाह, तुम निश्चित हो, युवा और जोरदार हाओ प्र। सू युंकी जिया हाओ के सार की गुणवत्ता और मात्रा को देखकर चकित थी। आंटी सू, कृपया मुझे माफ करें। हाँ, सू युंकी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि जिया हाओ ने उसे अचानक गले लगा लिया, अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए। सू युंकी का दिमाग घूम गया, समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ। लेकिन यह एहसास, यह इतना मीठा और व्यसनी था, वह जिया हाओ को मना नहीं कर सकी। एक त्वरित चुंबन के बाद जिया हाओ ने अपनी पैंट ऊपर खींची और सू युंकी के कमरे से बाहर निकल गया। हाओ प्र। सू युंकी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह रोक नहीं पाई। अपने दाग लगे हाथ को देखते हुए वह गहरे विचारों में डूब गई। नंग, हाओ प्र, मत करो। लेकिन आंटी सू, आप अच्छा महसूस कर रही हैं, है ना? आप खुशी में कराह रही हैं। लेकिन मुझे लगता है मुझे अब अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ बेहतर और सख्त है। ओह, सू युंकी ने जिया हाओ के नग्न रूप को अपने ऊपर ऊंचा उठते हुए देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसका शरीर युवावस्था और जोश से लबालब था, उसकी मांसपेशियां और पेट ताकत से भरे हुए थे, और वह शानदार लिंग एक दिव्य आयुध की तरह था, जो उसकी सोई हुई नारीत्व को जगाने के लिए उत्सुकता से धड़क रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, क्योंकि सू युंकी को लगा कि जिया हाओ का फिगर उसके पति के युवा होने के समय से काफी मिलता जुलता था। मन प्यारी, तुमने मुझे बहुत सताया। क्यों? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं वापस आ गई हूँ, है ना? उसके कानों में एक आवाज गूंजी। वह ये नहीं बता पा रही थी कि यह जिया हाओ की आवाज थी या उसके दिवंगत पति की। फिर भी ये कुछ ऐसा था जिसे वह नकार नहीं सकती थी। धीरे धीरे वह महसूस कर सकती थी कि उसके स्तनों को सहलाया जा रहा था, फिर उसके नितंबों को सहलाया जा रहा था। सू युंकी को जोशीपूर्ण चुंबन महसूस हो रहा था जबकि जिया हाओ अपने फुर्तीले हाथों से उसके शरीर के हर इंच को टटोल रहा था। हाँ आंटी सू, मैं नहीं कर सकती, मैं इसे और नहीं रोक सकती। आह जिया हाओ, मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हालांकि ऐसे शब्दों ने सू युंकी में आनंद को और बढ़ा दिया क्योंकि उसने अपने पैर फैलाए, जिया हाओ की जलती आंखों को अपनी टपकती हुई तहें दिखाई। धीरे धीरे वह महसूस कर सकती थी कि जिया हाओ की छड़ी उसके करीब आ रही है, जिससे उसकी धड़कन बढ़ रही है। अचानक जिया हाओ ने उसकी कमर पकड़ ली और आगे की ओर दबाव डाला, और उनका शरीर एक हो गया। हाँ, सू युंकी की आंखें बाहर निकल आईं जब वह अपने बिस्तर से उठी, सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। उसने चारों ओर देखा कि सुबह के लगभग 5 बजे थे। चारों ओर देखते हुए उसने जल्दी से पानी की बोतल पकड़ी और पानी पी लिया। उसे लगा कि वह सूख गई है, पानी को स्पंज की तरह सोख रही है। वह सपना क्या था? कैसे मैं ऐसी चीजों का सपना कैसे देख सकती हूँ? हालांकि अपना सिर नीचे करते हुए सू युंकी ने देखा कि उसकी पैंटी पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने पलटकर देखा और बिस्तर की चादरों पर कुछ दाग के निशान भी देखे, जिससे वह बहुत शर्मा गई। मैंने वास्तव में फिर से एक गीला सपना देखा, और यह जिया हाओ था। उसने अपने होठों को काटा, अपने दिल में भड़की भावनाओं को शांत करने में असमर्थ। जिया हाओ की शक्लें, आवाज और स्पर्श आग की तरह थे, जो उसके अंदर सोई हुई इच्छा को ऐसे जला रहे थे जैसे आग तेल को जलाती है। बिना देर किए सू युंकी ने अपने अंडरगारमेंट्स और बिस्तर की चादरें बदल लीं। हालांकि कल रात जिया हाओ के साथ हस्तमैथुन करने का उसका ज्वलंत दृश्य अभी भी उसके दिल में था। वह आकार, वह मात्रा, क्या होगा अगर यह मेरे अंदर चला जाए? नहीं युंकी, वह तुम्हारे बेटे जैसा है। नहीं नहीं, मुझे हाओ ए से बात करनी चाहिए और उसके मन में मेरे लिए जो भी संदेह है उसे पूरी तरह से दूर करना चाहिए। आधे घंटे की मशक्कत के बाद सू युंकी उठी और अपना चेहरा धोया। सुबह होने के कारण वह नाश्ते की तैयारी करने के लिए नीचे उतरी। तारांकन जम्हाए हम, गुड मॉर्निंग मॉम, सुप्रभात लेना। सू युंकी मुस्कुराए, बुरा नहीं, तुम आज जल्दी उठ गई। एह, शायद इसलिए क्योंकि मैं कल रात जल्दी सो गई थी। सू लान ने जम्हाई ली। लेकिन माँ, क्या तुम किसी से बहस कर रही थी? हो नहीं। सू युंकी कांप उठी, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया। अजीब बात है, मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हारे कमरे से कुछ आवाजें सुनी हैं। सू लान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा होगा लान, सू युंकी ने हंसते हुए कहा। लेकिन जिंग एर और हाओ एर कहाँ हैं? आह, वे अभी अभी व्यायाम के लिए बाहर गए हैं। सू लान ने जवाब दिया। वे अभी 1 मिनट पहले ही गए हैं। क्या ऐसा है? डॉट, अरे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? जिया हाओ को देखते ही सू जिंग र की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? क्या मैं शांति से मुस्कुरा भी नहीं सकती? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि जब तुम इस तरह मुस्कुराती हो तो तुम कुछ अच्छा नहीं सोच रही हो। सू जिंग रा ने कंधे उचका दिए। मेरी सौतेली बहन कितनी समझदार है। मैं तुम्हारी सौतेली बहन नहीं हूँ। सू जिंग रा ने हल्के से नाक सिकुड़ी। उसकी बात सुनकर जिया हाओ खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। तो फिर क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती हूँ? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनते ही सू जिंग रा का चेहरा लाल हो गया। वह हकलाने से खुद को रोक नहीं पाए और जिया हाओ को घूरने लगी। हे, मैं तुम्हें बस कुछ संभावनाएं दे रही हूँ। जिया हाओ ने अपने बाल झटक दिए। मेरे जैसा आकर्षक और सुंदर युवक, अगर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी तो क्या होगा? मानो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तुम और भी ज्यादा आत्ममुग्ध होती जा रही हो। जिया हाओ की बातें सुनकर सू जिंगर ने नाक भान सिकुड़ी। हालांकि उसके दिल में अभी भी संदेह का एक छोटा सा बीज था, जिससे वह थोड़ी बेचैन हो रही थी। दरअसल मैं तुमसे ली ताओ के बारे में पूछना चाहती थी। जिया हाओ को देखते हुए सू जिंगर ने अपने होंठ काटे। वह गायब हो गया, है ना? अगर वह माँ से बदला लेने के लिए वापस आ जाए तो क्या होगा? वह नहीं आएगा। जिया हाओ ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। वह ऐसी जगह चला गया जहां से वह वापस नहीं आ सकता। तुम इतना आश्वस्त कैसे हो सकती हो? सू जिंगर ने संदिग्ध स्वर में पूछा। क्योंकि मैंने उसे वहां भेजा था। सू जिंगर ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, इससे पहले कि उसके दिमाग में यह एहसास उभरे। यो तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? आउच! जिया हाओ ने जब उसके गाल पर चुटकी काटी तो सू जिंगर ने मुंह सिकुड़ा। ठहाके के साथ उसने अपना सिर हिलाया।
क्या तुम सोच रहे हो कि मैंने उसे मार दिया? ये कैसे संभव है? मैं जो कहना चाहता था वह ये है कि मैंने उसे उन लोगों को दे दिया जो उसे संभालना जानते हैं। बस इतना ही। मैं समझ गया। तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सू जिंगर मुस्कुराए। मैं माँ की ब्लू क्रिस्टल कंपनी का विस्तार करने और व्यापार जगत में शीर्ष पर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। जब वे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वे जल्द ही दक्षिणी जोजो पहुंच गए। जिंगर, तुम्हें जियांग रुओयू के साथ नए 8 ट्रिग्राम पाम सीखने चाहिए, क्योंकि यह टूर्नामेंट में काम आएगा। मुझे पता है, जिया हाओ। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, जिया हाओ सीधे जिम चली गई, जबकि सू जिंगर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए जियांग रुओयू के पास चली गई। सच कहूं तो जिया हाओ अब यहाँ नहीं आना चाहता था, क्योंकि जिम के उपकरण उसके बड़े हुए शरीर के लिए बच्चों के खिलौने जैसे हैं। इसलिए भले ही वह उनके साथ 1000 बार व्यायाम करे, लेकिन इसका असर नगण्य ही होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बस कुछ समय बिताना चाहिए। आखिरकार मैं यहाँ सिर्फ जियांग रुओयू के लिए ही आ रहा हूँ। जिया हाओ ने मन ही मन मुस्कुराया, शौब में फिर से जियांग रुओयू को चिढ़ाने के बारे में सोचते हुए। कल रात मैंने पहले ही सू युंकी के दिल में इच्छाएं डाल दी थी। हे, मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे मनोरंजन उद्योग में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपने पिछले जीवन के ज्ञान और अनुभव की बदौलत कुछ बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। एक पल के लिए जिया हाओ ने सोचा कि क्या उसके कर्म गलत थे। हालांकि उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने आंटी सू को सम्मोहित करके अपने अधीन कर लिया था। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। मैंने तो बस उनकी भावनाओं को बढ़ाया और उनकी दबी हुई इच्छाओं को सतह पर ला दिया। के अपने पति के गुजर जाने के बाद वह अकेली विधवा हो गई थी। चूंकि मैं एक नेक इंसान हूँ, तो क्या मुझे उसे बिस्तर और दिल में गर्मजोशी नहीं देनी चाहिए? जिया हाओ इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर वह अचानक रुक गया और उसने चारों ओर देखा, लोगों को चौड़ी आंखों से उसे देखते हुए देखा। छोटे भाई, तुम्हारे पास काफी ताकत है। हे भगवान, तुम इसे इतनी आसानी से कैसे उठा सकते हो? जिया हाओ ने नीचे देखा और देखा कि वह एक हाथ में 50 किलो का बारबेल पकड़े हुए था और उसे आराम से घुमा रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे डंबल समझ रहा था और एक हाथ से उठा रहा था क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था। भीड़ को शांत करने के लिए उसने एक खोखली हंसी दी। हाँ, सच में नहीं। मैंने बस कुछ तकनीक और अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे एक हाथ से उठाया। उफ, अब मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है। भरते हुए उसने बारबेल को फर्श पर रख दिया और अपना हाथ हिलाया जैसे कि वह अपनी थकान दूर करने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ आराम की जरूरत है। जिया हाओ ने अपने हाथ हिलाए। भाइयों, विचलित मत होइए, चलिए जारी रखते हैं। हाँ, जब आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यही तो भावना है। जिया हाओ ने अपना पसीना पोंछा क्योंकि उसने देखा कि सभी उत्साहित हो रहे हैं और वापस व्यायाम करने के लिए लौट रहे हैं। मुझे मानना होगा, अपने भाषण में थोड़ी सी इच्छा क्यूई का उपयोग करना वास्तव में चीजों को सुविधाजनक बनाता है। श्रोता के दिल को धीरे धीरे नियंत्रित करने के लिए आवाज का उपयोग करना कितना कुटिल है। वास्तविक दुनिया के व्यवहारिक मूल्य के संदर्भ में जिया हाओ को लगा कि 6 इच्छाएं असंख्य विचार कला स्वर्ण अर्हत वज्र शरीर कला से कहीं अधिक महान है। वास्तव में यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कोई भी किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, जो इसे एरोग नायक के हथियारों में से एक बनाता है। नहीं, किसी को भी सम्मोहित करने में क्या मजा आएगा? जिया हाओ ने मन ही मन कहा। एक आदमी को अपने कौशल से एक सुंदरी का दिल जीतना चाहिए। जब वह चला गया तो उसके आसपास व्यायाम कर रहे लोग बारबेल के पास पहुंचते ही रुक गए। अच्छा, यह नकली नहीं है ना? अरे, मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता था। क्या होगा अगर इसमें कोई चाल है? अभी भी बहुत से लोग हैं जो जिया हाओ की ताकत पर विश्वास नहीं करते। आखिर एक हाई स्कूल के छात्र के पास इतनी खगोलीय ताकत कैसे हो सकती है? एक आदमी ने झुककर बारबेल के हैंडल को पकड़ लिया। हम्फ। एक हुंकार के साथ उसने इसे उठाने की कोशिश की। हाँ, देखो, मैंने भी इसे उठा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो? आदमी ने उलझन में इधर उधर देखा। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? कोई भी इसे दोनों हाथों से उठा सकता है। आदमी चौंक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आदत के कारण उसने अपने दोनों हाथों से बारबेल उठाया था। मुझे माफ कर दो। उसने एक हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसी पल उसके चेहरे का भाव बदल गया क्योंकि बारबेल उसके हाथों से फिसल गई। सावधान, लानत है। तारांकन क्लैंग, तारांकन। हर कोई एक कदम पीछे हट गया क्योंकि उन्होंने बारबेल को जमीन पर जोर से टकराते हुए सुना। आउच, मैं इसे एक हाथ से नहीं उठा सकता, दोनों हाथों से भी। इसके लिए मेरे पूरे ध्यान और ताकत की जरूरत है। लानत है, मुझे कोशिश करने दो। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनमें से कोई भी इसे उठा नहीं सका। जिया हाओ की तरह इसका इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। अरे, क्या वह बच्चा अभी भी इंसान है? इतनी उम्र में उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? वह किसी मार्शल आर्ट परिवार से ताल्लुक रखता है, फिर भी उसके पास इतनी राक्षसी ताकत कैसे हो सकती है? जब जिया हाओ वापस लौटा तो वह दंग रह गया। उसने महसूस किया कि हर किसी की निगाहें सम्मान, प्रशंसा और थोड़ी ईर्ष्या से भरी हुई हैं। ठीक है, चिंता मत करो भाइयों, जब तक तुम प्रयास करते हो तुम आसमान तक भी पहुंच सकते हो। हाँ, छोटा भाई सही कह रहा है। उसके जैसा युवा ये कर सकता है, तुम्हें क्या रोक रहा है? चलो वापस चलते हैं। जिया हाओ ने ये देखकर संतोष से सिर हिलाया। ऋषि की दिव्य आंखों से सभी को देखते हुए वह अचानक रुक गया। क्या तुम भाई काओजी नहीं हो? छोटे भाई, तुम मुझे जानते हो, काओजी ने उत्तर दिया। अच्छा, मैंने किसी को तुम्हें बुलाते हुए सुना। जिया हाओ मुस्कुराया। भाई काओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तुम यहाँ क्यों आते हो? मैं जिम क्यों आता हूँ? काओजी आश्चर्यचकित था। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी प्रेमिका को तगड़े लड़के पसंद हैं। मैं उसके सामने दिखाने के लिए कुछ ताकत और मांसपेशियां हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह भी जिम जाती है और मुझे भी जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम उसी जिम में क्यों नहीं गए जहाँ वह जाती थी? जिया हाओ ने असमंजस में पूछा। ओह, क्योंकि वह सिर्फ महिलाओं के लिए बने जिम में जाती है। काओजे ने अपना सिर खुजलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस सिर्फ महिलाओं के लिए बने जिम में कोई पुरुष भी है? जिया हाओ ने अपनी आवाज कम की, जिससे काओजे चौंक गया। काओजे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि जिया हाओ के शब्दों में कुछ गड़बड़ है।
अच्छा, एक पुरुष कोच है लेकिन छोटा भाई ये क्यों पूछ रहा है? भाई काओ, मैं थोड़ी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। जिया हाओ ने अपनी आवाज कम की। तुम नाराज हो सकते हो लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी लव लाइफ बिखर रही है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? काओ से घबरा गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक ग्रीन टी वाली कुतिया है जो अपने कोच के साथ तुम्हें धोखा दे रही है। और तो और वह तुमसे पैसे ऐंठने की भी कोशिश कर रही है। क्या क्या असंभव। काओजे ने चिल्लाते हुए एक कदम पीछे हट लिया। तुम उसके बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते हो? भाई काओ, अपनी आवाज कम करो। जिया हाओ ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हारे भाग्य में क्या देखा। मेरे शब्दों के बारे में ध्यान से सोचो और खुद को जांचो। जिया हाओ की बेपरवाह आवाज सुनकर काओजे दंग रह गया। मिली जुली भावनाओं के साथ उसने अपना फोन उठाया और किसी को डायल किया। हनी, तुम कहाँ हो? ओह, मैं जिम गया था। क्यों? ओह, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। काओजे ने मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त की। उसके बाद उसने किसी और को कॉल किया। शिमी, नहीं, वह आज नहीं आई और कोच यांग अनुपस्थित हैं क्योंकि आज उनकी क्लास नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जिया हाओ ने एक बोतल खोली और कुछ एनर्जी ड्रिंक पी ली। काओजे की रंगीन प्रतिक्रिया को देखकर जिया हाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं अपनी क्षमता का उपयोग मौज मस्ती के लिए कर रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि मैं काओजे जैसे किसी व्यक्ति से मिलूंगा। जब उसे अपना रीसीनेट फ्यूचर पॉइंट याद आया तो जिया हाओ हंसे बिना नहीं रह सका। रीसीनेट फ्यूचर पॉइंट। 2 हफ्ते बाद काओजे की गर्लफ्रेंड और उसका जिम कोच काओजे को ब्लैकमेल करने और पीटने जा रहे हैं। 5 मिलियन युआन चुराकर दूसरी जगह भाग जाएंगे। तस, तुम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन उसे कोई और खींच रहा है। जिया हाओ ने अपने दिल में कहा। ये काओजे जाहिर तौर पर एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। दुर्भाग्य से उसके पास किसी व्यक्ति को देखने के लिए आंखें नहीं हैं। इसे एक साथी छोटे भाई की ओर से उपहार के रूप में समझो। काओजे एक पल के लिए खाली भाव से बैठा रहा और उसने कुछ गहरी सांसें ली। उसके बाद वह मुड़ा और जिया हाओ की ओर चल पड़ा। छोटे भाई, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिया हाओ, ये जिया हाओ है। छोटे भाई हाओ, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले चिल्लाया था। मैं बस बहुत घबरा गया था। ऐसा होता है भाई काओ। हालांकि बात यह है, दुर्भाग्य के सामने आपको टूटना नहीं चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। आपको खड़े होकर उसका सामना करना चाहिए। जो आपको सही लगे वही करें। हालांकि आवेग में आकर काम करने के बजाय ठंडे और चालाक दिमाग से योजना बनाएं। जिया हाओ ने काओजे को थपथपाया, जो सूंघ रहा था। भाई हाओ बुद्धिमान है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। उसने हंसते हुए हल्के से सिर झुकाया। चूंकि भाई हाओ ने आज मेरी मदद की है इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। मुझे अब जाना है। हाँ हाँ, अलविदा भाई काओ। जिया हाओ ने अपने हाथ हिलाए। वह सोच रहा था कि क्या उसे कोई पुण्य ऊर्जा मिलेगी। आखिरकार उसने एक आदमी को उसके जहरीले साथी की योजना से बचाया। शायद मुझे काओजे के कुछ करने तक इंतजार करना होगा। उसकी पृष्ठभूमि के साथ मुझे यकीन है कि उसे सच्चाई की पुष्टि करने और कार्रवाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आधे घंटे के बाद जिया हाओ उत्साहित था क्योंकि वह एक और शॉवर सेशन के लिए जियांग रोयू के निजी कक्ष में चला गया। लेकिन फिर जिया हाओ दंग रह गया जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। ये जियांग रोयू नहीं थी बल्कि सू जिंग र अपने अंडरगारमेंट में थी। ये स्पोर्ट्स ब्रा और पैंटी थी जिसे जिया हाओ ने उसके लिए चुना था। सू जिंग र डर गई जब उसने जिया हाओ को बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए देखा। आह बिगेल, बदमाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग रोयू कहाँ है? यहाँ से निकल जाओ। कुछ पलों के बाद सू जिंग र बाहर चली गई और उसने जिया हाओ को घूर कर देखा। हमने अपना सत्र पहले ही समाप्त कर लिया था, लेकिन सिस्टर जियांग किसी काम के लिए जल्दी चली गई। लेकिन उसने मुझे अपने लाउंज की चाबी दे दी इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गया। यह जिया हाओ ने अपने दिल में कोसा, यह महसूस करते हुए कि जियांग रोयू ने उसके साथ धोखा किया है। उसे पता होगा कि मैं यहाँ फिर से आऊंगा, इसलिए वह जल्दी चली गई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिस्टर जियांग का लाउंज है। हो तुम यहाँ कैसे हो? सू जिंग र चिल्लाए, लेकिन जिया हाओ बिना कोई सीधा जवाब दिए केवल आहें भर सकती थी। तुम क्यों नहीं सोचते जिंग र? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। सू जिंग र की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ पल के लिए चुपचाप जिया हाओ को देखने लगी। तुम नहीं हो सकते, तुम और सिस्टर जियांग। अचानक उसकी आंखें नम हो गईं और उसने दूसरी तरफ देखा। बेशर्म। वाह रुको, जिंग र। जिया हाओ ने जल्दी से कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जियांग रोयू के साथ सेक्स नहीं किया। तुम क्या क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा नहीं पूछा। सू जिंग र ने जिया हाओ को देखते हुए गुस्से से कहा, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। जिंगर, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? जिया हाओ के होंठ मुड़े हुए थे। तुम मुझे जानते हो, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बेशक, जिया हाओ ने झूठ नहीं बोला। उसने जियांग रोयू को नहीं चोदा, कम से कम अभी तक तो नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और बहन जियांग, तुम लोगों के बीच कुछ तो होगा, है ना? तुम ऐसा कह सकते हो। जिया हाओ दीवार के सहारे झुक गया और उसने अपना वर्णन शुरू किया। बहन जियांग का एक व्यक्ति ने लगभग बलात्कार कर दिया था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि यह पूरा डोजो गिरवी रखा हुआ था। मैंने उसे 10 मिलियन युआन उधार दिए और उसकी जान बचाई। बदले में मान लीजिए वह मेरी दोस्त बन गई। क्या क्या? सू जिंगर अवाक रह गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तो तुम कह रहे हो मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए था? जिया हाओ ने पलटकर जवाब दिया, इसके अलावा मैंने उससे बदले में कुछ नहीं मांगा। ये वह थी जो मुझे चुकाना चाहती थी, और चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो सोचो वह मुझे कैसे चुका सकती थी। लेकिन ये बहुत अनैतिक लगता है। अनैतिक तुम कहती हो? जिया हाओ ने नाक भान से कुड़ी। जिंगर, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा अपहरण हो जाता तो क्या होता? तुम्हारे पास मैं और सुपरिवार एक सुरक्षा कवच के रूप में है, लेकिन दूसरों का क्या? और यह भी नहीं कहना कि इस दुनिया में कोई भी मुफ्त में मदद नहीं करता। जिंगर, सिस्टर जियांग और मैं सिर्फ एक फायदेमंद लेन देन में बंधे हैं, क्या इसमें कुछ गलत है? जिया हाओ की बात सुनकर सू जिंगर ने अपने होंठ काटे। तो क्या तुम कह रही हो कि तुम और सिस्टर जियांग प्रेमी नहीं है?
नहीं, अभी नहीं, से तुम्हारा क्या मतलब है? अचानक सू जिंग र की सांस अटक गई जब उसने जिया हाओ को अपने सामने आते देखा। वह जिया हाओ की क्षमता देखकर हैरान थी। जिया हाओ ने तेजी से उसकी कमर पकड़ी और उनका चेहरा करीब आ गया। एक चंचल रवैये के साथ उसने सू जिंग र के चेहरे से गीले बालों का एक गुच्छा हटा दिया। अरे, मुझे लगता है कि मेरी छोटी सौतेली बहन मेरे रिश्तों से बहुत ईर्ष्या करती है। हम पहले ये लिन मेई थी और अब ये जियांग रोयू है। तुम मुझे दूसरी महिलाओं के साथ क्यों नहीं देख सकते? हम यो मुझे जाने दो। जिया हाओ की बातें सुनकर सू जिंग र के गाल लाल हो गए। हालांकि उसे जिया हाओ की पकड़ से कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। एक मुस्कान के साथ जिया हाओ ने उसे जाने दिया, जिससे सू जिंग र ने अपने कपड़े ठीक किए। तो क्या मैं आपकी ईर्ष्या का कारण सुन सकता हूँ, मिस सू जिंग र? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सू जिंगर ने पलटते ही हल्की सी खर्राटे लिए। इस तरह के जवाब का कारण ये था कि उसका एक हिस्सा वास्तव में जवाब नहीं जानता था और दूसरा हिस्सा बस जिया हाओ को परेशान करना चाहता था। अच्छा, दूसरे विषय पर चलते हैं। क्या यह आरामदायक है? हाँ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हे, मेरी पसंद बहुत अच्छी है ना? सू जिंगर ने कुछ पलों के लिए जिया हाओ को उलझन भरे भाव से देखा, फिर उसे एहसास हुआ कि जिया हाओ उसके अंडरगारमेंट्स के बारे में बात कर रही थी। हाँ, मेरे बारे में क्या? जिया हाओ ने अपनी बाहें पार की। मैं सुंदर, अमीर, प्रतिभाशाली, विकृत, बेशर्म, बदमाश हूँ और कुछ भी जो आप चाहते हैं। क्या जोड़ना है? सू जिंगर जिया हाओ की बेशर्मी का बोल्ड प्रदर्शन देखकर अवाक रह गई। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि किसी व्यक्ति की त्वचा इतनी मोटी कैसे हो सकती है। यो आप एक सिस्कॉन हैं। सू जिंगर ने आखिरकार बात की। जिया हाओ एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। अच्छा, मैं क्या कहूँ? हाँ, आप इनकार नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं इनकार कर रही हूँ। जिया हाओ ने पूरी झूठी ईमानदारी से बात की। तो जवाब दो जिंगर, आप उस अंडरगारमेंट में वाकई बहुत सेक्सी लग रही हैं। तो क्या आप मानती हैं कि मेरी पसंद अच्छी है? ये ठीक है। हम क्या आपको कोई शर्म नहीं है? अपनी छोटी सौतेली बहन से बात कर रहे हो, उसके अंडरगारमेंट्स के बारे में? सू जिंगर ने नाक भान से कुड़ी। उसे लगा जैसे जिया हाओ उसके कपड़ों के पार देख सकता है और उसके नग्न शरीर को देख सकता है। नहीं, जिया हाओ ने शांति से उत्तर दिया। वैसे भी अब समय आ गया है, हमें वापस जाना चाहिए, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। ये कहते हुए जिया हाओ मुड़ी और चली गई। जिया हाओ के चले जाने के बाद भी सू जिंगर अपनी जगह पर ही जमी रही। जिया हाओ से सिस्कॉन होने के बारे में पूछे गए उसके सवाल के बारे में सोचते हुए उसने इनकार नहीं किया। उसने नहीं किया। वह नहीं हो सकता। उसका पूरा चेहरा सेब की तरह लाल हो गया, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने गालों को रगड़ा, अपनी शांति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन वह बस नहीं कर सकती। एक आह के साथ उसने एक गहरी सांस ली और जिया हाओ के पीछे जाने से पहले अपने बाल पोंछे। दुर्भाग्य से ऐसी सुंदरता को देखने वाला कोई नहीं था। घर लौटते हुए जिया हाओ ने जानबूझकर सू युंकी को नजरअंदाज किया, जिससे उसके विचार और भी उलझ गए। उसके बाद वे तीनों स्कूल के लिए निकल गए। वर्तमान में जिया हाओ को अपनी कक्षा में एक सेलिब्रिटी माना जा सकता है। हालांकि लिन मेई के अलावा और बाकी कुछ उसने किसी और से बात नहीं की। ध्यान दें सहपाठियों, कक्षा अध्यक्ष लाओ रान ने उत्साह से बोलते हुए सभी की ओर देखा। आज एक नया शिक्षक हमारे साथ जुड़ने जा रहा है और हमारे पिछले गणित शिक्षक को बदल देगा। वाह, वह बूढ़ा आदमी आखिरकार चला गया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अब गणित की कक्षा में नहीं सोऊंगा। हम क्या तुम लोग मूर्ख हो? किसी ने नाक भान से कुड़ी। केवल शिक्षक बदल गया है, विषय अभी भी यहाँ है। शिक्षक बहुत सुंदर है, लाओ रान खांसते हुए बोला। 10 में से 9 अंक। वो क्या बढ़िया दिन है। ठीक है, मैं उत्साहित हूँ। वही व्यक्ति जो पहले खर्राटे ले रहा था, अब उत्साह से चिल्ला रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह सबसे खराब क्लास है। लिन मेई ने खर्राटे लिए, बस ये सुनकर कि यह एक महिला शिक्षक है, हर कोई बंदरों की तरह व्यवहार कर रहा है। अच्छा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। मुझे क्यों जलन हो रही है? अचानक काले और नीले रंग का कोट पहने एक सुंदर महिला कक्षा में दाखिल हुई। सभी चुप हो गए और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगे। नमस्ते सभी, मेरा नाम किन बिंगयू है। आज से मैं आपको गणित पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं कुछ अतिरिक्त रसायन विज्ञान की कक्षा भी ले सकती हूँ। वाह टीचर किन, आप बहुत सुंदर हैं। टीचर, आप सिंगल हैं या शादीशुदा? टीचर किन, कौन सा रंग? चुप हो जाओ। अचानक किन बिंगयू की जोरदार चीख ने सभी को चुप करा दिया। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी ठंडी निगाहें स्वाभाविक रूप से किसी को भी उसके प्रति विनम्र बना सकती थी। मैंने सुना है कि यह क्लास 5 क्लासों में सबसे खराब क्लास है। यहाँ आप सभी उपद्रवी और बेवकूफ हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपकी क्षमता तथाकथित शीर्ष सेक्शन से कम है। और यहाँ मेरे साथ मैं ये साबित करूंगा कि अपनी कमियों के बावजूद आप विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? बेवकूफों के लेबल के साथ यहाँ बैठे रहें, या सबको साबित करो कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो? नहीं, मैं यहाँ अच्छा हूँ। शिक्षक किन, तुम वाकई बहुत अच्छा भाषण देते हो। हाँ, मुझे लगता है मैं एक बार फिर गणित की कक्षा में सोने जा रहा हूँ। बैकबेंचर्स में कोई बदलाव नहीं आया और वे हमेशा की तरह हुट करने लगे। किन बिंगयू के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया जब उसने उनकी तरफ देखा। ठीक है, ये सच है कि मैंने कुछ बेकार भाषण दिया है। मुझे उम्मीद थी कि यह तुम लोगों पर काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें पाने के और भी बेहतर तरीके हैं। उनकी तरफ देखते ही उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम और जो वहां बैठा है, खड़े हो जाओ। कक्षा में सन्नाटा छा गया जब उन्होंने उन तीखे छात्रों को देखा। वे कोई और नहीं बल्कि कक्षा के कुख्यात तिकड़ी हैं, जो सबसे अनुभवी शिक्षक को भी क्रोधित कर देते हैं। कक्षा से बाहर निकलो और पानी की बाल्टी पकड़े खड़े हो जाओ। शिक्षक किन, हमने कुछ नहीं किया। शिक्षक, मैंने कुछ नहीं किया। यदि आप नहीं जाते हैं तो आपको 2 सप्ताह के लिए कक्षा निलंबन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, और इतनी कम उपस्थिति के साथ आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। किन बिंगयू मुस्कुराया। तो या तो कक्षा से बाहर निकलो और बाल्टी पकड़ो, या इन कागजों पर हस्ताक्षर करो। चुनाव तुम्हारा है। ये सुनते ही तीनों छात्रों के चेहरे बदसूरत हो गए। अनिच्छा से वे बाहर चले गए और बाल्टी उठाते हुए खड़े हो गए।
बाल्टी का हैंडल संकरा था जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। अगर पानी गिरता है तो तुम सब स्कूल के बाद उसे साफ कर दोगे, किन बिंगयू ने कहा, और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया एक छात्र का हाथ फिसल गया और पानी की एक छींटी फर्श पर गिर गई। अरे वाह, तुम क्या कर रहे हो? बाल्टी बहुत भारी है, मैं इसे उठाकर नहीं रख सकता। इस नई शिक्षिका के साथ क्या बकवास है, वह निर्दयी है। किन बिंगयू ने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान कक्षा पर वापस लगाया। ठीक है छात्रों, जैसा कि मैंने कहा, जब तक आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे मैं आपका सबसे अच्छा गुरु बनूंगा। हालांकि अगर मैं आपको कक्षा में व्यवधान डालते हुए पकड़ लूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके अलावा एक और मजेदार बात, किन बिंगयू ने अपने हाथों से ताली बजाई, जो लोग अब इन 5 सवालों को हल कर सकते हैं उन्हें मेरी कक्षाओं से 1 सप्ताह की छुट्टी मिल सकती है और मैं उन सभी को उपस्थिति दूंगी। ये कहते हुए वह मुड़ी और ब्लैकबोर्ड पर सवाल लिखने लगी। कुछ छात्रों ने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और वहां सवाल खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी सवाल नहीं मिले। इन सवालों को पाठ्य पुस्तकों में खोजने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें पाठ्य पुस्तकों से ही चुना है। किन बिंगयू ने कंधे उचका दिए, और कृपया मोबाइल फोन न लें, मैं इसे जब्त कर लूंगा। ये कहते हुए वह आराम से कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि कुछ ही देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, मैंने सब कुछ हल कर दिया है टीचर किन। हाँ। किन बिंगयू ने पीछे की बेंच से एक सुंदर युवक को खड़ा देखा। किन बिंगयू ने सोचा कि वह बस एक शांत कक्षा में शेष समय बिता लेगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दे देगा। ये छात्र, मेरा नाम जिया हाओ है टीचर किन, यहाँ कृपया मेरा उत्तर देखें। जिया हाओ उसके पास गई और पेपर आगे बढ़ाया। किन बिंगयू ने बस पेपर को सरसरी तौर पर देखा, जिया हाओ के उत्तरों को देखा। जब उसने प्रत्येक प्रश्न के विस्तृत और सही उत्तर देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गई। तो ये कक्षा पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है, किन बिंगयू ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने जिया हाओ को थोड़ा और परखने का फैसला किया। छात्र जिया हाओ, मैं आपकी दक्षता और सटीकता देखकर प्रभावित हूँ। सभी 5 उत्तर सही हैं। हालांकि चूंकि आप इतना कर सकते हैं इसलिए थोड़ा और करने से कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? किन बिंगयू मुस्कुराया। नहीं, ऐसा नहीं होगा शिक्षक किन, जिया हाओ मुस्कुराया। किन बिंगयू ने जो सोचा वह सामान्य था। हालांकि उसने सभी को फोन का उपयोग न करने के लिए मना किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उन्हें सीधे उत्तर न मिले, लेकिन फोन इन सवालों को हल करने में एक महत्वपूर्ण मदद हो सकता है। वह मुड़ी और बोर्ड पर एक और सवाल लिखना शुरू कर दिया। उसके मोटे नितंबों को टाइप पेंसिल स्कट ने पूरी तरह से रेखांकित किया था, जिससे सभी का ध्यान अपनी पढ़ाई से हट गया। ये गधा, यहाँ तक कि जिया हाओ भी अपने हिलते हुए हाथों को उसे पीटने से रोक नहीं सका। हालांकि एक गहरी सांस के साथ उसने अपने विचारों को शांत किया। किन बिंगयू को जिया हाओ की नजर महसूस हो रही थी, जिससे वह हल्के से खर्राटे ले रही थी। छात्र जिया, मेरा मानना है कि आपको अनावश्यक चीजों के बजाय प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं जो देख रहा हूँ वह अनावश्यक है। यह आखिरकार कला का काम है। जब उसने ये कहा तो जिया हाओ ने एक शर्मीली मुस्कान दी। बहुत अच्छा, देखते हैं कि आप देखने के अलावा और क्या कर सकते हैं। किन बिंगयू अपनी सीट पर बैठ गई और उसने जिया हाओ को घूर कर देखा। उसने प्रश्न की ओर इशारा किया और गुस्से में कहा, ये 2 साल पहले विश्वविद्यालय की परीक्षा में आए सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है। मैंने इसे थोड़ा संशोधित किया है ताकि आप धोखा न दे सकें। तो छात्र जिया, कृपया इसे हल करने का प्रयास करें। जैसा आप कहें शिक्षक किन, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए चाक लिया और उत्तर लिखना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद जिया हाओ ने चाक वापस रख दिया और अपनी बाहें क्रॉस कर ली। शिक्षक किन, आप मेरा उत्तर क्यों नहीं जांचते? किन बिंगयू को तब झटका लगा जब उसने देखा कि जिया हाओ ने उत्तर लिखना समाप्त कर दिया है। उसने शुरू से अंत तक जिया हाओ की प्रक्रिया का पालन किया। उसे उसे वास्तव में सही उत्तर मिला। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने कुछ कदम छोड़ दिए जिससे ये छोटा हो गया। किन बिंगयू उन शिक्षकों में से नहीं थी जो पाठ्यपुस्तक पद्धति को पकड़कर दूसरे छात्रों को उन्हीं चरणों को लिखने के लिए मजबूर करते थे। जब तक आपका उत्तर लिखा हुआ है और चरण पूरी तरह से गलत नहीं है, किन बिंगयू उन्हें पूरे अंक देगी। और अब वह जिया हाओ की सावधानी से प्रभावित थी। बुरा नहीं है छात्रा जिया, आपने सही उत्तर लिखा है, किन बिंगयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि अगर आप इतनी सक्षम हैं तो आप इस कक्षा में क्या कर रही हैं? ठीक है शिक्षक किन, मेरा मानना है कि ऊपरी खंड थोड़ी दमनकारी हैं, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता। जिया हाओ ने अपना सिर खुजलाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कुछ गलतियों की वजह से मेरा नाम इस सेक्शन में डाल दिया गया। क्या प्रबंधन ऐसा कैसे कर सकता है? आपने शिकायत क्यों नहीं की? किन बिंगयू को आश्चर्य हुआ। अब कोई बात नहीं टीचर किन, मुझे ये सेक्शन ज्यादा पसंद है। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। मैं समझ गया छात्रा जिया, मैं देख सकता हूँ कि आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से वाकिफ हैं। हालांकि आपको इस पर घमंडी और अभिमानी नहीं होना चाहिए। बोलते हुए किन बिंगयू ने गहरी सांस ली। आखिरकार स्कूल की परीक्षाएं बेकार हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी परीक्षा में अच्छी ग्रेड प्राप्त करते हैं तो ये आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं समझ गया टीचर किन, मैं आपकी बात मानूंगा। जिया हाओ ने सिर हिलाया। लेकिन ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। किन बिंगयू मुस्कुराया। पूर्ण उपस्थिति के बिना आपको 1 सप्ताह के लिए मेरी कक्षा लेने से छूट दी गई है। धन्यवाद शिक्षक किन, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कक्षा को मिस करूंगा। ओह ऐसा क्यों? किन बिंगयू ने अपनी भौहें उठाई। हे आप बहुत सुंदर हैं शिक्षक किन, मैं एक अच्छी गणित की कक्षा को क्यों मिस करूंगा जो एक सुंदर महिला द्वारा पढ़ाई जा रही है। जिया हाओ की बात सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, जिया हाओ ने वास्तव में ये कहा। जिया हाओ, हमारी कॉमरेड। अच्छा काम किया कॉमरेड जिया, हम आपके बलिदान को याद रखेंगे। सभी लोग किन बिंगयू के भड़कने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने आहें भरने से पहले केवल एक पल के लिए सोचा। क्या सुंदरता ही मेरा एकमात्र गुण है छात्रा जिया? मुझे लगता है कि आपको मेरे वाक्य पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षक किन, जिया हाओ ने हल्के स्वर में कहा। मैंने आपकी सुंदरता और शिक्षण क्षमताओं दोनों की प्रशंसा की। सुंदरता और बुद्धिमत्ता का मिश्रण, क्या ये देखने में बहुत दुर्लभ नहीं है? जिया हाओ ने लिन मेई को देखते हुए हंसते हुए कहा।
हाँ, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो? लिन मेई ने जिया हाओ को घूर कर देखा। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं बिना दिमाग वाली एक सुंदरी हूँ? हे, सहपाठी लिन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शायद तुम बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हो। यो, हम मुझसे बाहर मिलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हे, मैं देखने का इंतजार कर रहा हूँ, सहपाठी लिन। ठीक है, सभी चुप हो जाओ। किन बिंगयू एक पल के लिए मुस्कुराए और फिर अपने सख्त रवैये पर लौट आई। चूंकि आज हमारी पहली कक्षा है, इसलिए मैं ढील दूंगी। कल के लिए कृपया अध्याय 6 का अध्ययन करें और कुछ तैयारी के साथ आएं। किन बिंगयू उठ गई। अभी के लिए सभी कृपया ब्रेक तक सेल्फ स्टडी करें। सभी खड़े हो जाओ। जैसे ही किन बिंगयू चला गया, सभी ने राहत की सांस ली। तीनों अपराधी वापस क्लास में आ गए। इस बार वे ज्यादा शांत दिखाई दिए। उनकी हथेलियां लगभग लाल थी, जैसे कि उनमें से खून बह रहा हो। अरे, मुझे नहीं पता था कि यह किन बिंगयू होगी। तुम उसे जानते हो, वह नई राक्षसी है जिसे हमारे स्कूल ने एक हफ्ते पहले काम पर रखा था। जब वह आई थी तो उसने पहले सीनियर वर्ष को पढ़ाया था। हालांकि उसने 4 छात्रों को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया और 2 अन्य पर जुर्माना लगाया। वह बहुत नेक और निर्दयी है, लेकिन उसकी पढ़ाई भी अच्छी है। टस्क, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे आइसबर्ग ब्यूटी का उपनाम मिला। ठीक है, मुझे उसकी जांघों से कुचले जाने से कोई ऐतराज नहीं होगा। भाई, तुम बहुत उदास हो, तो तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे अपने साथ आने दो। ओही, अभी यहाँ आओ। लिन मेई ने जिया हाओ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। जिया हाओ अपनी सीट पर वापस आते ही हंसा। लिन मेई ने उसे घूरते हुए देखा। तुम अभी अभी उससे मिले हो और तुम उस पर फिदा हो गए हो। ओह, मेरी गर्लफ्रेंड ईर्ष्यालु है ना? जिया हाओ ने अपने होंठ चटकाए। ये सुनकर लिन मेई थोड़ी शर्मा गई। मैं क्यों नहीं देखूंगी? तुम दूसरी महिलाओं को कैसे देख सकते हो, क्योंकि मैं इसके लिए सक्षम हूँ। जिया हाओ ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। तुम क्यों नहीं सोचती, लिन मेई? किस सम्राट के पास 3 महल और 6 आंगन नहीं है? हो, क्या तुम खुद को एक प्राचीन सम्राट समझ रहे हो? ये सुनकर लिन मेई की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों नहीं? जिया हाओ ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कुछ सोचते हुए कहा। अगर मैं वास्तव में कुछ प्रयास करूं, तो मैं सम्राट बन सकता हूं। वास्तव में, यदि वह वास्तव में यूनान महाद्वीप में जाता है और विद्रोह शुरू करता है, तो वह खुद को महान यान साम्राज्य का सम्राट बनाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन फिर मैं यूनान महाद्वीप के बारे में मुश्किल से 1% ही समझ पाया। वहाँ मार्शल कलाकार, राक्षसी जानवर और अंधेरे कोहरे से आने वाले अजीब राक्षस हैं। ये देखना दिलचस्प है कि यह कितने रहस्य छिपा रहा है। अकेले नायक की तरह आगे बढ़ने के बजाय मुझे अपनी खुद की सेना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भाई हाओ, ये पहले से ही दोपहर का भोजन है। क्या तुम नहीं आओगे? चेंग गुओ ने जिया हाओ को देखते हुए अपना खेल समाप्त कर दिया। हाँ, दोपहर का भोजन। आज शुक्रवार है, भाई हाओ। क्या तुम भूल गए? रुको, आज शुक्रवार है। जिया हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। अरे, जल्दी करो, आज फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स और चॉकलेट केक है। इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बुला रहा हूँ। चेंग गुओ ने पलटवार किया। लेकिन तुम तो सिस्टर लिन में इतने मग्न हो। वह फैटी चेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन मेई ने ये सुनकर शर्मसार हो गई। तीनों उठकर कैफेटेरिया चले गए। चाहे जो भी हो, अकादमी में खाना क्वालिटी और स्वाद में अच्छा था। आखिरकार उन्हें उच्च फीस का औचित्य साबित करना है ना? जैसी कि उम्मीद थी, चॉकलेट केक काउंटर के पास ये लगभग जीवन और मृत्यु की स्थिति थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, चॉकलेट केक कम होते गए। सब लोग हटो। जिया हाओ अब और इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी आवाज में डर की कुछ ऊर्जा भर दी थी और उसने अपनी 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कला का इस्तेमाल किया। उसकी चीख प्रभावी थी, क्योंकि हर कोई अचानक कांप उठा। भीड़ अलग हो गई, जिससे जिया हाओ और उसके दोस्त काउंटर पर चले गए। लिन मेई और चेंग गुओ ने जब इसे देखा तो वे हैरान रह गए। टस्क, क्या तुम लाइन में नहीं आ सकते? लंच लेडी एक बूढ़ी महिला थी, जिसने अपना सिर हिलाया। हे आंटी, आप मुझे दोष नहीं दे सकती। केक इतना बढ़िया है कि आप इसे मिस नहीं कर सकती। जिया हाओ ने अपनी खास खूबसूरत मुस्कान के साथ पलक झपकाई। हो, क्या ऐसा है? बूढ़ी महिला ने जिया हाओ को कुछ अतिरिक्त केक देते हुए मुस्कुराया। मैं इस बार तुम्हें जाने दे रही हूँ, छोटे आकर्षक, लेकिन अगली बार नहीं। हे आंटी, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। क्या बेशर्म लड़का है। जिया हाओ की प्लेट पर अतिरिक्त केक देखकर सभी अवाक रह गए। अरे, क्या वह वाकई इतनी बदनाम बूढ़ी डायन है? वह जिया हाओ से इतनी मीठी बातें क्यों कर रही थी? क्या सुंदर होना ही इस दुनिया में सब कुछ है? मेरा मतलब है, मेरी तरफ देखो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। वाह भाई, तुम शॉटपुट या जेवलिन क्यों नहीं खेलते? क्यों? क्योंकि तुम अपने झूठ को बहुत दूर फेंक रहे हो। खाना खाने के लिए वे जल्दी से एक सीट पर बैठ गए। मोटा चेंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सिंगल क्यों हो? लिन मेई ने चेंग गुओ की तरफ देखा। क्योंकि मैं मोटी हूँ, चेंग गुओ ने जवाब देने से पहले एक चिकन स्ट्रिप खा ली। हाँ, और तुम अपना इंतजार कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही हो। हे बहन लिन, मैं प्यार में विश्वास नहीं करती, और ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मैं किसी औरत पर भरोसा करने के बजाय अपने कुत्ते पर भरोसा करना पसंद करूंगी। ओह, क्या ऐसा है? लिन मेई की मुस्कान देखकर चेंग गुओ को ठंड का एहसास हुआ। मेरा मतलब है, वहाँ बहुत सारी ग्रीन टी लड़कियां हैं, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने और अपना दिल टूटने के बजाय मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी। और ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ मेरी जेन भी है। जेने, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लिन मेई चौंक गई। ये सुनकर जिया हाओ का गला लगभग भर आया। जेने एक गच्चा गेम का किरदार है। हे, दिखावट और ताकत के मामले में कोई भी मेरी जेनी को नहीं हरा सकता। चेंग गुओ मुस्कुराया। काश उसके स्तन थोड़े बड़े होते। वह पहले ही दहलीज पार कर चुका है। लिन मेई ने आह भरी। हम कुछ नहीं कर सकते। दोपहर के भोजन के बाद जिया हाओ गलियारे में चली गई, जबकि लिन मेई अपने दोस्तों के पास गई। हम किन बिंगयू हमेशा की तरह यहाँ है। अब अगर हम उसकी साजिश के बारे में सोचें, मैं अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग किए बिना इसका अनुमान लगा सकता हूँ। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। एक छोटी नोटबुक निकालते हुए उसने 2 नाम देखे जिन पर उसने घेरा लगाया। चौरान P.E. और अनुशासन शिक्षक जो 2 महीने पहले नियुक्त किया गया था, और उप प्रधानाचार्य डिंग गुलान जो एक मुस्कुराता हुआ बाघ है। उप प्रधानाचार्य डिंग एक भ्रष्ट कमीना है जो अपराधियों के अमीर माता पिता से भारी मात्रा में पैसा ले रहा है, जिससे वे बेलगाम हो जाते हैं। उसके प्रभाव के कारण चौरान को यहाँ आसानी से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई।
हालांकि किन बिंगयू को उनके घोटालों के बारे में पता चल गया, जिसके कारण वह उन दोनों का निशाना बन गई। चौरान एक कामुक और बिगड़ैल व्यक्ति है जो पी क्लास के दौरान लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। किन बिंगयू, तुमने इसे देखा और विरोध करने की कोशिश की। हालांकि चाओरान ने उसे कामुक दीपक खिलाया और उसका बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया। वाइस प्रिंसिपल डेंग र के रास्ते में किन बिंगयू ने गलती से उसे रिश्वत लेते और काले बाजार में स्कूल की आपूर्ति बेचते हुए देखा। जैसे ही वह और सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, वह डेंग गुलान के हाथों पकड़ी गई और एक से एक गुलाम बन गई। लेकिन अब चूंकि मैं यहाँ हूँ, देखते हैं कि कौन उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है। अचानक उसने अपने कदम रोक दिए क्योंकि उसने किसी परिचित को देखा। सूलान, मैं कुछ कबूल करना चाहता था। एक युवक गुलाब पकड़े हुए सूलान के सामने खड़ा था। मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सूलान, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? मेरे दिल में पहले से ही कोई है, मुझे माफ करें। सूलान ने कुछ हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी नजर जिया हाओ पर पड़ी। उसने देखा कि जिया हाओ अपने होठों को काट रहा है और मुड़कर जाने लगा है। हाँ, सूलान कबूल कर रही है ना? जिया हाओ ने मन ही मन हंसते हुए कहा। लेकिन फिर ये बिल्कुल ठीक है। आखिरकार वह सीनियर वर्ष की देवी है, लेकिन वह वास्तव में किसी को पसंद करती है। मुझे आश्चर्य है कि खेल में ऐसा कुछ था। ठीक है, उसके पास सब कुछ है, रूप, व्यक्तित्व, बुद्धि, उसकी शान और उसकी पृष्ठभूमि का तो जिक्र ही नहीं। वह एक चमकते हुए रत्न की तरह है, जो हर किसी का ध्यान और स्नेह आकर्षित करती है। वास्तव में जिया हाओ को अपन फैंटेसी गेम में सूलान का किरदार बहुत पसंद था। अगर उसे कोई गर्लफ्रेंड चाहिए होती तो जिया हाओ निस्संदेह उसे चुनता। वाह रुको, दूसरा, मैं एक क्लिच ईर्ष्यालु पुरुष प्रधान की तरह क्यों सोच रहा हूँ? जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। शायद असली जिया हाओ के असली बोले व्यक्तित्व की तरह अभिनय करते हुए जिया हाओ इससे प्रभावित हुआ। कोई बात नहीं, मैं सूलान को पाने जा रहा हूँ। मैं उसे किसी और के हाथ में नहीं पड़ने दे सकता। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि जिया हाओ अधिकार जताने वाली थी। दूसरी वजह यह थी कि अगर यह सूलान के लिए एक और बुरे अंत की राह को ट्रिगर कर दे तो क्या होगा। जिया हाओ ने कसम खाई कि वह इस दुनिया में अबन फैंटेसी के किसी भी बुरे अंत की राह को नहीं होने देगा। वह अपने प्रियजनों की रक्षा करेगा और उन दुष्ट कमीनों को अपने हाथों से मार डालेगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सूलान उस युवक को क्या जवाब देती है। जिया हाओ अपने दिल में व्यंग्यपूर्वक हंसा। हालांकि उस पल उसने अपने फोन की घंटियां सुनी। इसे निकालते हुए उसने देखा कि स्कूल चैट फोरम पागलों की तरह फट रहा था। क्या हुआ? हर कोई इतना उत्साहित क्यों हो रहा है? जिया हाओ ने इसे खोलते हुए सोचा। लानत है, क्या ये सच है? सब लोग जल्दी करो और ग्राउंड पर आओ। लानत है, आइसबर्ग किन वास्तव में भयंकर है। जिया हाओ को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह पलटा और जल्दी से जमीन पर गिर गया। वहां बहुत सारे छात्र थे जो उत्साह से दृश्य को देख रहे थे। लानत है, किन बिंगयू, तुम्हें यहाँ आए हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, फिर भी तुम इतने नासमझ हो। चौरान ने दहाड़ते हुए किन बिंगयू की ओर इशारा किया। उसके गालों पर एक जलता हुआ लाल हथेली का निशान देखा जा सकता था। चौरान, सिर्फ इसलिए कि तुम पहले आ गए, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सीनियर हो। किन बिंगयू ने नाक भान से कुड़ी। तुम घिनौने सुअर, एक छात्र पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? किन बिंगयू, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? चौरान ने गुस्से से कहा। तुम कुतिया, मेरे छात्रों के सामने मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस हो गया तुम दोनों। कुछ शिक्षक वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की। वाइस प्रिंसिपल चिल्लाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। पी क्लास खत्म हो गई है, सब लोग वापस लौट आओ और यहाँ भीड़ मत लगाओ। और तुम दोनों चुप रहो और मेरे साथ आओ। जिया हाओ ने किन बिंगयू को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे समझ में आ गया कि किन बिंगयू पहले ही बुरे अंत की राह पर चल पड़ा है। जिंगर, तुम भी यहाँ हो। जिया हाओ ने सू जिंगर को उसकी वर्दी में देखा। आखिर हुआ क्या? वह कमीना चाओरैन, उसने इस बार वाकई हद पार कर दी। सू जिंगर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। आज ए और बी सेक्शन की जॉइंट पी क्लास थी। तुम्हें पता है चाओरैन एक बकवास है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ लड़कियों को चिढ़ाता और छेड़खानी करता था। हालांकि आज उसने वास्तव में सेक्शन बी की हानियों के स्तनों को रगड़ा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने वास्तव में उसकी पैंट में हाथ डाला और चुपके से उसकी गांड को दबाया। शिक्षक किन को शारीरिक शिक्षा में रुचि थी क्योंकि वह अपने खाली समय में यहाँ आती थी। हालांकि उसने हानियों की सिस्कियां सुनी और दृश्य देखा। चौरान ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक किन ने उसे 2 बार थप्पड़ मारे। फिर यहाँ तुम हो। सू जिंगर ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए आह भरी। वह ऐसा कैसे कर सकती है? सिर्फ 2 थप्पड़, वह उस कमीने के अंकोशों पर लात मार सकती थी। क्या ये भी तुम्हारी गलती नहीं है? जिया हाओ ने सू जिंगर को घूर कर देखा। अगर तुम्हें पता है कि चौरान एक समस्याग्रस्त व्यक्ति है, तो तुमने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि उसने हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिखाई। सू जिंगर ने अपने होंठ काटे। वह सिर्फ सहज और भोली लड़कियों को निशाना बनाता है। अगर उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की होती, तो मैं उसके अंकोश कुचल देती। फिर भी अगर तुमने अफवाहें सुनी होती, तो भी तुम लड़कियों को उसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए था। जिया हाओ ने आह भरी। सिर्फ इसलिए कि ये दूसरों के साथ हो रहा है, तुम इसमें दखल नहीं दोगे। इस तरह तुम अपराध को बढ़ने देते हो। ठीक है अंकल जिया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है। सू जिंग रा ने अपनी हथेली जोड़ ली और जिया हाओ के सामने झुक गया। हान यून, क्या ऐसा है? जिया हाओ ने सू जिंग रा को देखते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? सू जिंग रा ने जिया हाओ को जिज्ञासा से देखा। कुछ नहीं, बस कुछ ढीले सिरों को बांध रहा हूँ और कुछ नहीं। जिया हाओ ने पीछे मुड़ते हुए हंसते हुए कहा। चलो वापस चलते हैं, शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है। मैं वापस आते समय कुछ मटन स्क्यूआ खाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, बड़ी बहन लैंग को बुलाओ और उसे आने के लिए कहो। हम थोड़ी देर में निकलेंगे। ठीक है। जिया हाओ अपने विचारों में डूबा रहा क्योंकि उसे किन बिंगयू की जानकारी याद आ रही थी जो उसने ऋषि की दिव्य आंखों से देखी थी। नाम किन बिंगयू, आयु 25, टिप्पणी डोंगशान शहर के किन परिवार की परित्यक्त बेटी, धर्मी और विलक्षण, एक कठोर स्वभाव के कारण एक ठंडा व्यक्तित्व।
बचपन, हाल ही में भविष्य की बात, 2 दिन बाद, बलात्कार और फिल्मांकन से पहले उसे चौरान द्वारा नशीला पदार्थ दिया जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, ये वही है। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। चूंकि उसके पास 2 दिन का समय है, इसलिए वह आसानी से कोई उपाय निकाल सकता है। वास्तव में, अगर वह चाहता, तो वह चौरान को मार सकता था। हालांकि, वह कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा, अगर कोई खलनायक नहीं होता, तो नायक का प्रभामंडल कैसे चमक सकता था? जब वे तीनों बेंच में बैठे, तो जिया हाओ बीच में बैठ गई जबकि सुलान और सुजिन र उसकी दोनों तरफ बैठ गए। क्या तुम आगे नहीं बैठोगे? जिया हाओ ने उन दोनों को असमंजस से देखा। मुझे आज यहाँ बैठने का मन कर रहा है। सुलान हल्के से मुस्कुराई। मैं आगे जाने के लिए बहुत आलसी हूँ, सुजिन रा ने बड़बड़ाया। तो फिर मैं, अंकल ही को परेशान मत करो। अंकल, कृपया गाड़ी चलाओ। जिया हाओ को दोनों सुंदरियों ने चुप करा दिया, इसलिए अब वह चुपचाप बैठ सकता था। ये कैसा माहौल है? सू फैमिली मैनर में, जिया हाओ अपने कमरे से बाहर निकला और खुद को तरोताजा कर लिया। जब वह गलियारे में चल रहा था, तो उसे अचानक एक संदेश मिला। बड़ी बहन लैन। संदेश देखकर जिया हाओ हैरान रह गया। उसने मुझे फ्रिज से पुडिंग और जूस लाने के लिए कहा था। हाँ, वह वाकई बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। उसकी यूनिवर्सिटी परीक्षा नजदीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अच्छे ग्रेड मिलेंगे। जिया हाओ नीचे आया और पुडिंग, संतरे का जूस और कुछ कटे हुए सेबों से भरी एक प्लेट तैयार की। उसने इधर-उधर देखा और पाया कि सुजिंग र गायब थी। वह लड़की कहाँ गई? जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसे याद आया कि सुजिंग र ने पहले क्या कहा था। चेंचन पास में ही घूम रही है, इसलिए मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। सुजिंग र ने वाकई ऐसा कहा था। जिया हाओ ने ज्यादा परवाह नहीं की और उसने प्लेट पकड़ी और सुलान के कमरे में चला गया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बड़ी बहन सू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाओ र, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जिया हाओ ने दरवाजा खोलते ही सिर हिलाया। सुलान का जाना पहचाना कमरा उसकी आंखों के सामने आ गया। मुलायम गुलाबी रंग, सब साफ सुथरा और सब कुछ अपनी जगह पर। सुलान अपनी स्टडी टेबल के पास बैठी थी और उसके सामने ढेर सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल फैले हुए थे। उसने मिनीस्कर्ट के साथ बैंगनी रंग की स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसकी मुलायम और कोमल जांघें बिना किसी दोष के दिख रही थी। हे, थैंक्स हाओ र। जिया हाओ ने ट्रे को उसकी टेबल पर रखते ही सुलान मुस्कुराई। मैंने तुम्हें लाने को कहा। ठीक है, बहन लान। जिया हाओ मुस्कुराई। तुम पढ़ाई कर रही थी, इसलिए तुम्हारे लिए उठकर सामान लाना थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। इसके अलावा उठना तुम्हारा ध्यान भटका सकता है। हाओ र, तुम बहुत विचारशील हो। सुलान ने जिया हाओ की ओर मुस्कुराते हुए अपना गिलास ठीक किया। उसने चम्मच लिया और थोड़ा हलवा निकाला। मम्मा, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। जिंग र बढ़िया चीजें लाता है। सुलान ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए अपने होंठ चाटे। उसने दूसरा हिस्सा उठाया और अपना चम्मच जिया हाओ के मुंह की ओर बढ़ाया। बड़ी बहन लान। जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने सुलान के हाव भाव देखे। वह वास्तव में उसे खाना खिला रही थी। क्या तुम मेरे हाथों से नहीं खाओगे? मम्मा, उसकी आवाज इतनी सुकून देने वाली क्यों है? यह आंटी सू जैसी ही है। जिया हाओ ने हल्के से मुंह बनाते हुए अपने दिल में आह भरी। बड़ी बहन लान, क्या तुम मुझे बच्चा समझती हो? ठीक है, तुम मुझसे छोटी हो। सुलान मुस्कुराई। जिया हाओ ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सुलान ने मौके का फायदा उठाते हुए चम्मच उसके मुंह में ठूंस दिया। जिया हाओ ने हलवे का स्वाद लेते हुए आह भरी। स्वाद काफी आकर्षक था। जिया हाओ ने अपनी आंखें बंद की और सिर हिलाया। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद साथ में खाना खाएंगे। मैंने अपने नोट्स की समीक्षा पूरी कर ली है। सुलान ने कुछ नोट्स उठाते हुए कहा। अब मैं तुम्हारा परीक्षण करूंगा। जिया हाओ अबाक रह गया और उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बहन लान, क्या तुम मुझे हर बार यहाँ आने पर पढ़ने के लिए मजबूर करोगी? इसके अलावा ये विषय अगले साल पढ़ाए जाने हैं। मैं उन्हें अभी कैसे हल कर सकता हूँ? ओह, तो हाओ र कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते। सुलान ने उसे देखकर एक शर्मीली मुस्कान दी। जिया हाओ ने घबराहट में ठहाका लगाया। ठीक है, मेरा मतलब है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं शायद सब कुछ हल न कर पाऊँ। ठीक है, चूंकि ऐसा है, तो मुझे हाओ र को पढ़ाने की अनुमति दें। तुम वैसे भी अगले साल विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जा रहे हो, है ना? तुम्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद सुलान ने उसे कुछ नोट्स दिखाए और जिया हाओ से कई सवाल पूछे। उसे आश्चर्य हुआ कि जिया हाओ ने कुछ कठिन अवधारणाओं को छोड़कर बाकी सभी सवालों के जवाब दे दिए। ऐसा लगता है कि तुमने अपने ऊपर की साल की किताब भी पढ़ी है। तुमने ज्यादातर चीजें पहले ही समझ ली हैं। यह मेरी याददाश्त से ज्यादा कुछ नहीं है। यह मुझे ज्यादातर चीजें समझने और याद रखने में मदद करती है। जिया हाओ ने अपना सिर खुजलाया। क्या ऐसा है? आप मेरे लिए यह सवाल करो, मुझे देखने दो। जब जिया हाओ जवाब लिख रहा था, सुलान उसी चम्मच से खाते हुए उसे पुडिंग खिलाती रही। जल्द ही जिया हाओ ने जवाब पूरा किया और सुलान को दिखाया। संयोग से पुडिंग भी खत्म हो गई थी। अच्छा, तुमने सब कुछ सही लिखा। टीएस, लेकिन पुडिंग खत्म हो गई है, मुझे लगता है। सुलान ने ठहाका लगाया। अच्छा, बहन लैन, तुमने मुझे वही चम्मच खिलाया जिससे तुमने खाया, है ना? अप्रत्यक्ष चुंबन। सू लैन ने मुस्कुराते हुए जिया हाओ की बात पूरी की। क्या तुम अप्रत्यक्ष चुंबन के बारे में चिंतित हो? अच्छा, बहन लैन पहले से ही किसी और से प्यार करती है ना? जिया हाओ ने रूखेपन से पूछा। तुमने उस सुंदर आदमी को भी अस्वीकार कर दिया। तो तुमने सब कुछ देखा। सू लैन ने अपनी ठुड्डी को मुट्ठी पर रखा और जिया हाओ को प्यार से देखा। क्या छोटी हाओ ईर्ष्या कर रही है? मैं क्यों करूंगी? जिया हाओ ने खोखली हंसी निकाली। मेरा मतलब है, अगर मेरी बड़ी बहन को एक अच्छा प्रेमी मिल जाए, तो मुझे खुश होना चाहिए ना? आखिरकार आज के बाजार में अच्छा प्यार पाना बहुत मुश्किल है। तुमने जो कहा वह सच है। सू लैन ने आह भरते हुए सिर हिलाया। हालांकि मेरा मानना है कि जिस आदमी पर मेरा क्रश है वह बहुत काबिल है। ओह, क्या ऐसा है? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। चूंकि तुम कह रही हो, तो मुझे उस व्यक्ति के हुनर पर यकीन करना ही होगा। तो कौन है? सू लान ने एक चंचल मुस्कान दी। पहले मान लो कि तुम्हें जलन हो रही है। उफ, ठीक है, मुझे लगा बस थोड़ा सा ईर्ष्या की। ठीक है, जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। सू लान ने अपने होंठ रगड़े और सोच में पड़ गई। मैं तुम्हें संकेत देती हूँ।
वह व्यक्ति मेरे बहुत करीब है। वह मुझसे संबंधित है, लेकिन मेरा खून का रिश्तेदार भी नहीं है। सू लान ने अपने होंठ सिकुड़े। और बता दूं, वह लंबा, सुंदर और ताकतवर है। वह कभी कभी शरारती हो सकता है, लेकिन वह दिल से एक अच्छा इंसान है। ओह, ये बहुत सारे गुण हैं। वह कौन है? जिया हाओ वास्तव में उलझन में थी। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम उतने होशियार नहीं हो जितना मैंने सोचा था। हाओ प्र। सू लान मुस्कुराई, जैसे कि वह स्थिति का आनंद ले रही हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसकी छवि दिखा सकती हूँ। उसने एक जगह की ओर इशारा किया। वहां देखो, तुम उसे देख सकते हो। जिया हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सू लान किस ओर इशारा कर रही थी। यह एक दर्पण था।